आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो हम स्टडी कर रहे थे अपना चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी करा था कि वाटर रूट से और वी कैन से सॉइल से कैसे मूव करके एंटर करता है अपने वैस्कुलर टिश्यू जाइलम के अंदर। ओके, टू वेरियस मेथड्स जैसे कि एपोप्लास्ट हो गया और सिम्प्लास्ट हो गया। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द डिफ्यूजन मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का वो कैसे होता है, वाया डिफ्यूजन होता है। ठीक है, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता वाटर का। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि अब वाटर अपना जाइलम में एंटर तो कर गया, लेकिन जाइलम से ऊपर लीव्स तक वो कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो उसके लिए दो अपने यहाँ पे प्रेशर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो हो गया रूट प्रेशर जो कंट्रीब्यूट करता है किसको, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये एक्ट करता है एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे अपना ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है ये एक्ट करता है एज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, देखो जब प्रेशर नीचे से अप्लाई किया जाता है, या कह सकते हैं जब प्रेशर वाटर को नीचे से फोर्स किया जाता है ऊपर की साइड, ठीक है, तो वो हो गया अपना पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जब वाटर को ऊपर से सक किया जाता है, ठीक है, तो वो अपना क्या कहलाता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, तो ये आप जब इसको स्टडी करेंगे तो समझ जाएंगे। अब हमने जब लास्ट वीडियो एंड करी थी तो उसमें एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि जो आयंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर टिश्यूज तक यानी कि जाइलम तक कैसे होता है, एक्टिवली होता है। मोस्ट ऑफ आयंस जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में यानी कि उसके वजह से अपने जो वाटर होता है वो पैसिवली डिफ्यूज करता है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि वेरियस आयंस जो होते हैं अपने फ्रॉम सॉइल, इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर, वैस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट के अंदर। ठीक है, उसके बाद वाटर जो होता है फॉलो करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे कि मान लो यहाँ पे कि ये जाइलम है, ठीक है, अब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके थ्रू रूट यहाँ पे क्या आ गया, आयंस आ गए यानी कि सॉल्यूट्स आ गए अपने। तब जब सॉल्यूट एंटर करते हैं तो अपना वाटर पोटेंशियल क्या कर जाता है, हमने ऊपर भी स्टडी करा था, डिक्रीज करा था। क्यों, क्योंकि वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाटर मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो अगर उसमें हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो डिक्रीज कर जाता है। और अपना यहाँ पे यानी कि रूट्स की साइड और वी कैन से सॉइल में वाटर पोटेंशियल और वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है अपना। तो वाटर जो होगा अपना सॉइल से मूव करेगा किसके अंदर, इस जाइलम के अंदर। ठीक है, और कैसे मूव करता है, थ्रू सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। अब बेसिकली हम कह सकते हैं इस वजह से जो प्रेशर होता है इनसाइड जाइलम वो इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि आयंस की वजह से, आयंस आने की वजह से वाटर जो है अपना नीचे से ऊपर आ रहा है, यानी कि इसको कोई फोर्स नीचे से ऊपर पुश कर रही है। ठीक है, और वो कौन सी फोर्स है, वो है अपना वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल उसको नीचे से ऊपर की साइड पुश कर रहा है, यानी कि वो क्या है, हमने बोला था जब नीचे से प्रेशर आता है या नीचे से कोई चीज़ पुश करती है वाटर को तो अपना पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे यही मेंशन कर रखा है, देखो कि दिस इंक्रीजेस प्रेशर इनसाइड जाइलम। और ये जो पॉजिटिव प्रेशर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। अब रूट प्रेशर का कॉन्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है वाटर की मूवमेंट में। ठीक है, ये वाटर को पुश कर देता है स्मॉल हाइट्स तक, लेकिन अगर बहुत लंबा प्लांट है तो वहाँ पे अपना सिर्फ रूट प्रेशर के लिए काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमें बोला है कि आप रूट प्रेशर कैसे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि एग्जिस्ट करता है। तो हमें कोई भी सॉफ्ट स्टेम प्लांट लेना है, ठीक है, अब उसको कट कर देना है कहाँ पे, बेस पे विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड। और ये आपको कब करना है, अर्लिंग मॉर्निंग में करना है। ठीक है, या कह सकते हैं ऐसे डे पे करना है जब अपना एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि देखो अर्ली मॉर्निंग पे ये जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे अपना ट्रांसपिरेशन कम होता है, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और जब ट्रांसपिरेशन कम होगा तो यानी कि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन या वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू होगा, सिर्फ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, यानी कि रूट प्रेशर की वजह से। काटने के बाद जब आप
उस एरिया को देखेंगे जहाँ पे आपने कट किया था, तो आप देखेंगे कि कुछ सोल्यूशन वहाँ से ऊज आउट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप उस कट स्टेम के ऊपर रबर ट्यूब फिक्स कर देंगे तो एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, उस फ्लूइड को कलेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट, ठीक है। और कितना फ्लूइड कितने टाइम में इकट्ठा हो रहा है, तो उसके हेल्प से हम रेट ऑफ एक्सुडेशन और वी कैन से रूट प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आते हैं, तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब रूट प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है कि कभी कभी रूट प्रेशर ज़्यादा ही हो जाता है, और किस टाइम ज़्यादा होता है हमने बताया था, नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, जब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है अपना वो कलेक्ट करता है किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। कहाँ पे, अराउंड स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स। अब हर्बेशियस प्लांट्स का हाइट छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ उन्हीं की बात करी गई है, क्योंकि उसी के अंदर हमें रूट प्रेशर अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। तो सच वाटर लॉस इन लिक्विड फेज इज नोन एज ग्यूटेशन। अब मान लो कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये लीफ हो गई अपनी, तो लीफ की मार्जिन से यहाँ पे वेन्स का ओपनिंग होता है, ठीक है। तो टिप पे और मार्जिन्स पे यहाँ से क्या करता है, फ्लूइड जो है अपना ऊज आउट करता है, कब, अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में, किसकी वजह से, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्यूटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, वो है अपना हाइडाथोट्स। अब हाइडाथोट्स क्या है, तो ये जो कह रहे थे ओपनिंग ऑफ वेन्स, ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है यहाँ पे वेन्स की, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइडाथोट्स कहते हैं। तो एग्जाम में पूछते हैं हमसे कि हाइडाथोट्स में और स्टोमेटा में क्या डिफरेंस है, तो स्टोमेटा के थ्रू अपना वाटर भी निकलता है और गैसेस एक्सचेंज भी होता है, लेकिन हाइडाथोट्स के थ्रू सिर्फ क्या होता है, वाटर ऊज आउट करता है, ठीक है। और ये बेसिकली किस में होते हैं, अपने स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर होते हैं। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि रूट प्रेशर जो होता है कैन बी बेस्ट ओनली प्रोवाइड टू मॉडेस्ट पुश, यानी कि रूट प्रेशर सिर्फ हल्का सा पुश प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी है, जो कि हमने पहले ही बताया था, क्योंकि इतना इफेक्टिव नहीं होता कि ये बहुत लॉन्ग ट्री में, यानी कि नीचे से अपने वाटर को ऊपर भेज दे। वो सारा का सारा मेजर रोल जो है वो किसका है, वो कंट्रीब्यूशन है अपना ट्रांसपिरेशन का, ये बस प्रोवाइड करता है एक हल्का सा पुश। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हमने देखा था कि अपना जो वाटर का मूवमेंट होता है वो किस में होता है, बल्क में होता है, ठीक है, इन मासेस होता है, यानी कि पूरा का पूरा एंटायर कॉलम शिफ्ट होता है, स्टडी करा था ऊपर। तो ये जो एंटायर कॉलम है ये ब्रेक ना हो, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन के टेंशन की वजह से, ठीक है, बाय इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। तो ये इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें भी रूट प्रेशर का ही रोल होता है, ये उस वाटर कॉलम को ब्रेक होने नहीं देता, ठीक है। और ये हम स्टडी करेंगे कि ये जो वाटर कॉलम है बेसिकली ये कैसे अपने आप को बना करके रखता है और ब्रेक नहीं होता, ठीक है। ये स्टडी करेंगे हम कोहेरेंट टेंशन ट्रांसपिरेशन थ्योरी में, ओके। अब लास्ट यहाँ पे कह रहा है कि रूट प्रेशर का जो अकाउंट होता है इन मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वो बहुत कम होता है, ज़्यादातर किसका होता है, वो ट्रांसपिरेशन पुल का होता है, ओके। तो आगे सब रूट प्रेशर का काम समझ में आ गया है, क्या क्या फंक्शन है इसका, हल्का सा पुश करना और वाटर कॉलम जो होता है उसको कंटिन्यूस रखना, ब्रेक ना होने देना, ठीक है। और ये कैसे फंक्शन करता है, एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब आते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल पे। ट्रांसपिरेशन पुल बेसिकली है क्या, देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्टोमेटास, हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसपिरेशन में, पहले ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेनी है कि स्टोमेटास जो होते हैं उनके थ्रू वाटर इवेपोरेट करता है, ठीक है। तो जब वाटर इवेपोरेट करता है तो स्टोमेटस के बीच में और जाइलम के बीच में, जाइलम ऑफ लीफ के बीच में एक कॉन्टिन्यूस वाटर का फिल्म होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब वाटर वहाँ से इवेपोरेट करता है तो पूरा का पूरा एंटायर कॉलम जाइलम के अंदर वो क्या कर जाता है, ऊपर की साइड मूव करता है, ठीक है। अब जब वो एंटायर कॉलम ऊपर की साइड मूव करता है तो उसके साथ साथ जो नीचे के कॉलम्स होते हैं वो भी मूव करते हैं ऊपर, तो अल्टीमेटली एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। कह सकते हैं एक पुल फोर्स जनरेट होता है, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। अब अपने जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, यानी कि कोई हार्ट वगैरह तो है नहीं जो वाटर को पंप कर देगा नीचे से ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम क्या है, कोहेरेंट टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। फिर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे उससे पहले कि ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है कि वाटर वेपर का जो लॉस होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है।
तो देखो अब हम आते हैं ट्रांसपिरेशन पे। तो सिंपल टर्म्स में ट्रांसपिरेशन है क्या? इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जब अपने वाटर का लॉस होता है किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, तो वही होता है अपना ट्रांसपिरेशन। और किसके थ्रू होता है? तो ये अगर करता है स्टोमेटास के थ्रू। ठीक है, अब स्टोमेटास का काम लॉस ऑफ वाटर वेपर करने के अलावा, यानी कि ट्रांसपिरेशन करने के अलावा और क्या क्या है? तो ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी करवाते हैं लीफ के अंदर। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। आगे आते हैं, अभी कह रहे हैं कि स्टोमेटा जो अपना ये यूजुअली ओपन करता है डे टाइम में और क्लोज करता है ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का जो मेन कॉज क्या है? वो है चेंज इन टर्जिडिटी किसके? ऑफ गार्ड सेल्स। अब अगर टर्जिडिटी किसी को नहीं पता तो ये क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग टर्जिड। ठीक है, टर्जिड और वी कैन से स्वॉलन। तो अपने गार्ड सेल्स जब स्वॉल कर जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन कर जाते हैं, और जब ये फिर से नॉर्मल हो जाते हैं यानी कि श्रिंक कर जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, तो स्टोमेटा जो होते हैं क्लोज कर जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बता रखा है कि जब टर्जिडिटी इंक्रीज करती है, यानी कि जब अपने गार्ड सेल्स स्वॉलन अप हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? इनकी थिन आउटर वॉल्स, गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर में अभी हम देखेंगे, इनकी जो आउटर वॉल्स होती है वो थिन होती है और इनर वॉल्स जो होती है वो थिक होती है। तो इनकी थिन आउटर वॉल्स बल्ज आउट करती हैं। ठीक है, और इनर वॉल्स जो होती हैं उस वजह से कैसे हो जाते हैं? क्रीसेंट शेप। क्रीसेंट शेप कह सकते हैं या कह सकते हैं आप शी शेप्ड, यानी कि इनकी इनर वॉल्स इस वाले डायग्राम में देखो टर्जिडिटी की वजह से कैसी हो गई है? सी शेप्ड। ठीक है, जिस वजह से अपने स्टोमेटास जो है वो ओपन कर गए हैं। साथ ही साथ टर्जिडिटी की वजह से जो माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं उनका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाता है किसके अंदर? गार्ड सेल्स के अंदर। गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफिब्रिल्स, ये आप देख रहे हैं। तो जब टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाती है तो अपना ओरिएंटेशन कैसा हो जाता है इनका? माइक्रोफिब्रिल्स का रेडियली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी रेडियल अरेंजमेंट है। ठीक है, जब अरेंजमेंट कैसा हो? ऐसा हो तो उसको हम कहते हैं रेडियली। और रेडियली अरेंजमेंट की वजह से अपना शेप होता है गार्ड सेल का क्रीशन शेप हो जाता है, जिस वजह से स्टोमेटास जो है वो ओपन कर जाते हैं। जब टर्जिडिटी डिक्रीज कर जाती है, यानी कि जब इसके अंदर पानी हट जाता है, ठीक है, अब ये टर्जिडिटी आती कैसे है, कैसे नहीं आती, ये हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो अभी आप पहले बेसिक्स देखो उसके, फिर उसके बाद आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि अभी टर्जिडिटी डिक्रीज कर गई, तो ये जो अपने माइक्रोफिब्रिल्स थे ये रेडियल की जगह कैसे हो जाएंगे? अब हॉरिजॉन्टली, यानी कि ऐसे अरेंज हो जाएंगे सारे, जिस वजह से इसका जो क्रीशन शेप था वो वापस कैसे हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। और वी कैन से इनर वॉल्स जो होती हैं वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती हैं और स्टोमेटा जो है अपना वो क्लोज कर जाता है। ठीक है, और ये कैसे होता है? टर्जिडिटी कम कैसे होगी? जब ये वाटर लॉस करेंगे। और ये वाटर लॉस कैसे होता है इसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले क्या? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, कौन कौन से सेल्स होते हैं, फिर उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। ये टर्जिडिटी की जो हम बात कर रहे हैं बार बारी कि अपना स्टोमेटा स्वॉलन कर रहा है, फिर से फ्लैसिड हो रहा है, यानी कि वाटर लॉस कर रहा है, वाटर गेन कर रहा है, ये बेसिकली हो कैसे रहा है। ओके, तो स्टडी करते हैं इस डायग्राम को एक बार फिर से। तो आपको जो सेंटर में ये पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और वी कैन से जो टाइनी अपर्चर दिख रहा है, यही क्या होता है अपना? ये होता है स्टोमेटा। ओके, इनके थ्रू ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज होता है। अब स्टोमेटा जो होते हैं अपने, ये सराउंडेड होते हैं बाय स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। ओके, इन एपिडर्मल सेल्स को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। इनका शेप जो होता है वो वैरी करता है किसके अंदर? मोनोकॉट्स के अंदर और डाइकॉट्स के अंदर। मोनोकॉट्स में अपने गार्ड सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? डम्बल शेप्ड। ओके, और डाइकॉट्स के अंदर अपने गार्ड सेल्स जो होते हैं ये होते हैं किडनी शेप्ड और वी कैन से बीन शेप्ड। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप कैसी है? किडनी शेप्ड है, यानी कि डायग्राम किसका है? डाइकॉट का है। ओके, दूसरी बात, अपने जो गार्ड सेल्स होते हैं इनकी इनर वॉल्स कैसी होती हैं? थिक और इलास्टिक। और इनकी आउटर वॉल्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं? थिन और इन इलास्टिक। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गार्ड सेल्स की इनर और आउटर वॉल कैसी होती हैं। ओके, गार्ड सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट ओपनिंग और क्लोजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो क्या होता है वो हम देखेंगे, इसलिए हमने बताया यहाँ पे। ठीक है, अब गार्ड सेल्स जो होते हैं अपने इंटर्न वो सराउंडेड होते हैं बाय लार्ज एपिडर्मल सेल्स। ये आप देख सकते हैं, ये लार्ज एपिडर्मल सेल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स।
ओके, या इसका दूसरा नाम क्या है, एसेसरी सेल्स। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि स्टोमेटल अपैरेटस, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, या स्टोमेटल अपैरेटस अपना किसका बना होता है। तो स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, ओके, और अपना एसेसरी सेल्स, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस। ओके, तो स्टोमेटा का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम में इसके अलावा स्टोमेटा से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है एक और कि मोनोकॉट लीफ में और डाइकॉट लीफ में स्टोमेटास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पे दोनों ही सरफेस पे, यानी कि अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ और लोअर एपिडर्मिस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह आपने आई गेस एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और डाइकॉट के केस में अपने जो स्टोमेटास होते हैं ये मोस्टली लोअर एपिडर्मिस पे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं पढ़ा तो अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जिस टर्जिडिटी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, वो टर्जिडिटी स्टोमेटास के अंदर कैसे डेवलप होती है और कैसे अपने स्टोमेटास ओपन और क्लोज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म किसका, ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसके लिए एक ही थ्योरी थी अपने पास जो हमें दी थी, किसने, दो साइंटिस्ट थे अपने, एक थे इमेमुरा, ओके, और दूसरे थे फुजिनो। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। इन्होंने हमें एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या है, एक्टिव के प्लस ट्रांसपोर्ट, ओके, और पोटेशियम पंप थ्योरी। अब इन थ्योरी का नाम देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में एटीपी का यूज होता है। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा जो होते हैं ये ओपन करते हैं कब, सिर्फ ड्यूरिंग लाइट। और लाइट में ही ओपन क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है और वो हमें पता लगेगा इस डायग्राम के हेल्प से। तो देखो, हमने बताया था कि गार्ड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोप्लास्ट जो है गार्ड सेल्स के अंदर वो बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत सारे मिलके क्या बना देंगे, स्टार्च बना देंगे। ठीक है, अब जो स्टार्च होते हैं और अदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एएमपी पाथवे, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडन मेयरहोफ और पार्नस पाथवे, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। और ये हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। अभी आप ये समझ लीजिए कि अपने स्टार्च और अदर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जिस वजह से ये चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, पीईपी के अंदर। पीईपी यहाँ पे क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है फिर अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है और चेंज हो जाता है किसके अंदर, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर। फाइनली यहाँ पे हमें मिलता है मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड जो होता है अपना ये डिसोसिएट करता है किसके अंदर, मैलेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस के अंदर। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे बन रहे हैं इनको हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के थ्रू पुश कर दिया जाता है सब्सिडियरी सेल्स के अंदर, और सब्सिडियरी सेल्स से अपना पोटेशियम जो होता है वो आ जाता है कहाँ पे, गार्ड सेल्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अपना पंप हो गया, एक आयन इधर जा रहा है, एक आयन इधर आ रहा है। तो हमने पढ़ा था इसको हम क्या कहते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है दो आयंस का ट्रांसपोर्ट तो एंटीपोर्ट कहते हैं। तो ऐसे आपको कंसेप्ट को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है दैट मीन्स कि ये कैसा है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो अब देखो यहाँ पे पोटेशियम अपना अंदर आ चुका है, ये रहा अपना पोटेशियम। और पोटेशियम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए क्लोरीन भी अंदर आ जाता है। अब ये जो पोटेशियम होता है और मैलेट आयन ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं पोटेशियम मैलेट। अब ये जो पोटेशियम मैलेट बना है अपना ये एंटर कर जाता है वैक्यूल के अंदर और वहां पे ये इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कह सकते हैं, वी कैन से सोल्यूट पोटेंशियल। अब हमें पता है जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो अपना वाटर पोटेंशियल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है। ठीक है, और बाहर यानी कि अपने जो सब्सिडियरी सेल्स हैं उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। और वाटर जो होता है अपना मूव करता है कहाँ से कहाँ पे, हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे। दैट मीन्स कि अब वाटर जो है वो मूव करेगा किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से अपने गार्ड सेल्स जो होंगे ये क्या हो जाएंगे,
टर्जिड और वी कैन से स्वॉलन अप कर जाएंगे। और स्वॉल अप करेंगे तो यहाँ पे जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, रेडियली अरेंज्ड हो जाएंगी, ठीक है। और इनका शेप भी कैसा हो जाएगा, क्रीसेंट हो जाएगा। तो आई गेस अब आप सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़े थे उसको रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। कि सबसे पहले शेप देखा हमने इसका, ठीक है। शेप के बाद हमने स्टोमेटस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि कैसे कैसे सेल से सराउंडेड होता है और उन सेल्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट का क्या पार्टिसिपेशन होता है इसको टर्जिट करने में। और टर्जिट करने के बाद माइक्रोफिब्रिल्स का ओरिएंटेशन कैसे चेंज होता है, तो अल्टीमेटली अब अपने स्टोमेटस क्या है, ओपन हो गए, ठीक है। ये बात कब की हो रही है, दिन की हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्लोजिंग के केस में क्या होता है। तो क्लोजिंग तो देखो और भी ईजी है, बस आपको एक चीज याद रखनी है क्लोजिंग में कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन वर्क करता है जिसको हम क्या कहते हैं, ABA, और उसका पूरा नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड। ओके, अब ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, रात को हमने जो पढ़ा था क्या, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन पंप, इसको क्लोज कर देता है। ओके, मोर ओवर जो अपना बचा खुचा पोटेशियम होता है उसको वापस सब्सिडियरी सेल्स में ट्रांसपोर्ट भी कर देता है या थ्रू पंप करवा देता है, उसके बाद बंद करता है। अब क्या है, पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा। पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा तो अपना ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा वैक्यूल्स के अंदर, और वैक्यूल्स के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा तो वाटर भी गार्ड सेल्स के अंदर मूव नहीं करेगा। बट बात ये आती है कि इस हार्मोन का सिक्रीशन या कह सकते हैं हार्मोन जो है अपना, ये एक्टिवेट कब होता है, तो जब प्लांट के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है तो अपना एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और रात को आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि CO2 का कंसंट्रेशन तो बढ़ना ही है, इसलिए रात को एब्सिसिक एसिड बढ़ जाता है और अपना स्टोमाटा का क्लोजर हो जाता है। आते हैं वापस NCERT पे। तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है क्या, कि अपने स्टोमेटा जो हैं वो टर्बिड कैसे हो रहे हैं और फ्लैसिड कैसे हो रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली माइक्रोफिब्रिल्स का ओरिएंटेशन उनकी वजह से कैसा हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये पढ़ लिया है कि लोअर सरफेस जो होती है किस पे, डाइकोट के केस में वहां पे स्टोमेटस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मोनोकोट्स के केस में स्टोमेटस जो होते हैं दोनों सरफेस पे इक्वल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ फैक्टर्स बता रखे हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। तो अपना फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और ट्रांसपिरेशन में क्या रिलेशन है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। और नॉर्मल सी भी बात है, देखो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन होगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा अपना टेम्परेचर होगा। आते हैं लाइट के केस में। तो लाइट और ट्रांसपिरेशन का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों, क्योंकि लाइट के केस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो अपना शुगर बनेंगे, शुगर बनेंगे तो वहां से फिर मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड से मैलेट आयन बनेंगे। अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा और वाटर मूव कर जाएगा किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, तो वो ओपन कर जाएंगे, ठीक है। तो लाइट का भी डायरेक्ट रिलेशन है। ह्यूमिडिटी, अब देखो ह्यूमिडिटी क्या है कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब होता क्या है कि मान लो ये लीफ का सरफेस है, इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है, तो जब ज़्यादा मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो स्टोमेटस के थ्रू इतना इजीली वाटर नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन के बीच में और ह्यूमिडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ही कम ट्रांसपिरेशन होता है। लास्ट यहाँ पे दे रखा है विंड स्पीड। तो ट्रांसपिरेशन और विंड स्पीड के बीच में भी अपना डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर विंड स्पीड कम होगी तो सेम रीज़न, यानी कि जैसे मान लो अपने यहाँ पे लीफ है तो लीफ के ऊपर जो इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिस वजह से और वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल पाएंगे। जैसे ही विंड आएगी वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को आगे की साइड पुश कर देगी और लीफ के ऊपर वाला एरिया फिर से फ्री हो जाएगा, या कह सकते हैं वहाँ पे जो टेम्परेरी ह्यूमिडिटी इकट्ठी हुई थी वो हट जाएगी और अपना ट्रांसपिरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब विंड स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, या कह सकते हैं जब स्टॉर्म आ जाता है, तो उस केस में अपने ट्रांसपिरेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस केस में सारे स्टोमेटास जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये तो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। बाकी प्लांट फैक्टर्स में देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटास अगर ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे क्या मतलब है
कि अगर ऊपर वाली सरफेस पे है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है सनलाइट के, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ स्टोमेटास ओपन, जितने ज़्यादा स्टोमेटास होंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। वाटर स्टेटस, अगर वाटर ज़्यादा मिल रहा है प्लांट को तो वो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा ही करेगा। फिर है अपना कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो क्रिसमस ट्री में आप देखने को मिलता है। ठीक है, इस केस में अपनी जो लाइट होती है लीफ पे, देखो ऊपर वाली लीफ पे तो लाइट पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर लाइट जो है वो बहुत कम पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कैनोपी स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम फाइनली स्टडी करेंगे अपना कोहेशन, एडेशन और क्या कह सकते हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी, जो हमने यहाँ पे ऊपर बोली थी। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन हमने समझ लिया, अब हमें समझना है इस थ्योरी को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये थ्योरी कवर करेंगे। उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे क्या, अपटेक ऑफ मिनरल्स के बारे में भी। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।